हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम देखेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर एम्पायर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर हमेशा ही क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आज हम इसको इतने ज़्यादा डिटेल में करेंगे कि आपको कभी भी विजयनगर एम्पायर से किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सही से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विजयनगर। विजयनगर का क्या मतलब है? विजय है विक्ट्री, विक्ट्री नगर यानी कि सिटी, तो विजयनगर का मतलब क्या हुआ? सिटी ऑफ विक्ट्री। अब विजयनगर एम्पायर का नाम भी था और सिटी का नाम भी था। अब इसको फाउंड किसने किया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बात है 14वीं सदी की, 14th सेंचुरी की। 1336 में हरिहर और बुक्का ने इसको फाउंड किया था। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर इसके कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आज तक जो इसके रहे हैं वो है कृष्णा देव रया। कृष्णा देव रया। अब ये एम्पायर जो था ये कहाँ तक फैला हुआ था? ये फैला हुआ था, नॉर्थ में थी इसकी कृष्णा रिवर और एक्सट्रीम साउथ में था पेनिनजुला। पेनिनजुला क्या होता है? पेनिनजुला होता है जहां पे जो तीनों साइड से, जैसे हमें पेनिनजुलर इंडिया कहते हैं, इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो इसके नॉर्थ में थी कृष्णा नदी और साउथ में था पेनिनजुला, यानी कि जो इसका विजयनगर एम्पायर का साउथ वाला पार्ट था वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। तो चलिए चलते हैं आगे। हम्पी। हम्पी एक तरह का दूसरा नाम भी है विजयनगर एम्पायर का। विजयनगर एम्पायर का अगर आपको दूसरा नाम पूछते हैं वो है हम्पी। अब हम्पी जो है हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इस वजह से विजयनगर एम्पायर और हम्पी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना किसी भी एग्जाम के लिए। अब जो हमारा हम्पी नाम डिराइव किया गया था, ये डिराइव किया गया था पंपा देवी, वहाँ की मदर गॉडेस। ऐसा माना जाता है, विजयनगर एम्पायर के लोग ऐसा मानते थे, जो पंपा देवी थी उनकी मैरिज हुई थी विरूपक्ष से। विरूपक्ष थे वहां के भगवान विजयनगर एम्पायर के। और ये कहा जाता था कि विरूपक्ष जो है वो शिवजी के अवतार है और उनकी शादी किससे हुई थी? पंपा देवी से हुई थी। ये दो नाम आपने याद रखने हैं विजयनगर एम्पायर के रिलेटेड, पंपा देवी और विरूपक्ष। पंपा देवी जो नाम था उन्हीं से डिराइव किया था हम्पी का नाम, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम्पी, जो मॉडर्न हम्पी है वो कहाँ पे पाया जाता है? इंडिया की किस स्टेट में है? वो है कर्नाटका में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हमारा विजयनगर एम्पायर था ये तो हो गया था ध्वस्त। तो इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिली? ये मिली ओरल ट्रेडिशन से, यानी कि जो ओरली लोगों ने चीज़ें बताई कि यहाँ पे ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था, इंस्क्रिप्शन से, मॉन्यूमेंट से। और इसके अलावा जो और रिकॉर्ड्स थे, हिस्टोरियंस ने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की कि विजयनगर एम्पायर, आगे हम डिस्कस करेंगे कि विजयनगर एम्पायर हमने देखा 1336 में इसको फाउंड किया गया। लेकिन जो 16वीं सदी के अंत तक जाते जाते विजयनगर एम्पायर बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। तो आगे देखेंगे कि इसको रिकवर कैसे किया। हिस्टोरियंस ने यहाँ पे जो सोर्सेज मिले उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन से कैसे पता किया कि विजयनगर एम्पायर में उस वक्त क्या क्या चीज़ें थी और ये उन्होंने कैसे किया, कौन से सोर्सेज फॉलो किए? ओरल ट्रेडिशंस, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स और अदर रिकॉर्ड्स। अब हम्पी और विजयनगर एम्पायर की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है कर्नल कॉलिन मैकेंजी को। कॉलिन मैकेंजी हमारे फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है। 1815 में ये भारत के फर्स्ट सर्वेयर जनरल बने थे और 1821 में इनकी डेथ हुई थी। तब तक ये हमारे सर्वेयर जनरल रहे थे। अब ये कार्टोग्राफर भी थे। ही वॉज बॉर्न इन 1754। 1754 में इनका जन्म हुआ था। इंजीनियर थे, सर्वेयर जनरल इंडिया के रहे थे और कार्टोग्राफर थे। इन्होंने ही क्या किया था? हम्पी का जो फर्स्ट मैप बनाया गया था, विजयनगर एम्पायर का फर्स्ट मैप बनाया गया था 18वीं सेंचुरी में। 18वीं सेंचुरी में जो, क्योंकि विजयनगर एम्पायर 16वीं सेंचुरी में ध्वस्त हो गया था, तो इन्होंने ही पहला मैप बनाया था कि जो हमारा विजयनगर एम्पायर था वो 16वीं सेंचुरी से पहले ऐसा दिखता होगा। इस वजह से ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलिन मैकेंजी। आगे देखते हैं। अब इनका मेन मोटिव क्या था? इनका मेन मोटिव ये था क्योंकि इंडिया में रिलीजियस बिलीफ्स काफ़ी थे।
रिलीजियस बिलीव्स। तो इनका ये था कि अगर हम ये पता कर सके कि विजयनगर एम्पायर में 16वीं सेंचुरी से पहले क्या होता था, क्योंकि वहां के लोग जो है पंपा देवी और विरूपक्ष को बहुत ज्यादा मानते थे, तो इनका मानना था अगर ये सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर सके तो ये अल्टीमेटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या करेगा, मदद करेगा वहां पे और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमेशा ही जो हमारे रिलीजियस बिलीफ्स थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, धर्म के रिलेटेड थे, उन्हीं का फायदा उठाकर हम पर रूल किया। अब इन्होंने अपनी जो स्टडी शुरू की वो की प्राइस्ट की मेमोरी से, यानी कि पुजारियों से पूछा कि ये जो हमारा विजयनगर एम्पायर था ये कैसा हुआ करता था, विरूपक्ष टेम्पल में क्या क्या चीजें होती थी, और जो श्राइन है पंपा देवी, श्राइन क्या होता है, श्राइन होता है कि कोई रिलीजियस जगह जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, वो फेमस हो सकती है किसी रिलीजियस बिलीफ के लिए या किसी पर्सन के लिए। जैसे यहाँ पे श्राइन ऑफ पंपा देवी की बात है तो यहाँ पे पंपा देवी को मदर गॉडेस माना जाता था, तो इस वजह से वो प्लेस काफी फेमस थी, तो इसे कहते हैं श्राइन। इसके बाद क्या हुआ, 1856 के बाद फोटोग्राफ्स वगैरह लेनी शुरू की। कर्नल मैकेंजी तो 1821 में उनकी डेथ हो चुकी थी, उन्होंने पहला मैप डिस्कवर कर दिया था, बना दिया था हम्पी का। उसके बाद फोटोग्राफ्स लेने का काम शुरू हुआ, तो उससे क्या हुआ, फिर उसके बाद 1836 में काफ़ी इंस्क्रिप्शंस जो थी इनको मिली थी हम्पी से। तो ये सारे लिटरेरी वर्क्स, फॉरेन ट्रैवलर्स जो आए थे, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके हमें पता चलता है कि हम्पी में क्या क्या हुआ करता था, यानी विजयनगर एम्पायर में 16वीं सेंचुरी से पहले क्या क्या था। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट की फॉरेन ट्रैवलर से, जो लोकल लोग थे वहां से, तो उससे क्या क्या पता चला कि विजयनगर एम्पायर में उस वक्त कौन कौन सी चीजें थी। अब हम जाना शुरू करेंगे फ्लैशबैक में। हमें पता चल गया 16वीं सेंचुरी में हुआ विजयनगर एम्पायर ध्वस्त, 18वीं सेंचुरी से इसको दोबारा से इसके जो अवशेष थे, वहाँ की इंस्क्रिप्शंस थी, जो लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई थी, उससे हमने पता करना शुरू किया कि 16वीं सेंचुरी से पहले हमारा विजयनगर एम्पायर कैसा था। तो अब हम देखेंगे, तो जो हमें एविडेंसेस मिले उससे हमें पता चला कि हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था। और इनको ये फाउंड करने के लिए किसने इंस्पायर किया था, वो थे गुरु विद्यारण्य। गुरु विद्यारण्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे जो एम्पायर था वहाँ पे लोग जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस भी फॉलो करते थे। बाद में हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन भी थी, यहाँ पे मॉस्क, टॉम्स, ये सब कुछ भी था, यानी कि मुगल आर्किटेक्चर भी वहां पे था। यानी कि विजयनगर एम्पायर के लोग, क्योंकि हमने सबसे पहले बात की विरूपक्ष की, जो शिवजी के अवतार माना करते थे कि विजयनगर एम्पायर के लोग, कि वो शिवजी के अवतार हैं, यानी कि यहाँ पे हिंदू ट्रेडिशंस भी फॉलो किए जाते थे, यहाँ पे मुगल यानी कि मुसलमान लोग भी रहते थे। इसी वजह से अलग अलग लैंग्वेजेस और अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले लोग पाए जाते थे विजयनगर एम्पायर में। अब जो विजयनगर एम्पायर के किंग्स थे उन्होंने किस किस के साथ compete किया। सबसे पहले नॉर्थ वाली साइड से जो विजयनगर एम्पायर के किंग्स रहे हैं उन्होंने compete किया किससे, सुल्तान ऑफ डेक्कन से। और जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो रूलर्स थे उड़ीसा के उनको कहा जाता था गजपति। सीडीएस में या किसी भी एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि गजपति किसे कहा जाता था। जो उस वक्त रूलर्स थे उड़ीसा के उनको कहा जाता था गजपति, और जो डेक्कन के सुल्तान थे, डेक्कन के किंग्स थे, उनको कहते थे सुल्तान। तो इन लोगों के साथ विजयनगर एम्पायर के जो किंग्स थे उनकी लड़ाइयाँ काफ़ी होती रही। किस वजह से, इस वजह से क्योंकि ये जो लैंड था, आपको मैंने बताया है एक साइड पे कृष्णा नदी थी, साउथ वाली साइड से भी विजयनगर एम्पायर तीनों साइड से क्या था, पानी से घिरा हुआ था, पानी के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, फर्टाइल लैंड था, तो इस वजह से लड़ाइयाँ होती रहती थी। अब जो कंटेम्परेरीज थे, यानी कि ये जो उड़ीसा के गजपति हो गए, सुल्तान हो गए डेक्कन के, ये विजयनगर एम्पायर को किस नाम से बुलाते थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कर्नाटक साम्राज्यमु। कर्नाटक साम्राज्यमु इस नाम से बुलाते थे, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि जो उस वक्त के डेक्कन के सुल्तान थे या गजपति थे उड़ीसा के, वो विजयनगर एम्पायर को किस नाम से बुलाते थे, तो वो था कर्नाटक साम्राज्यमु। तो चलिए चलते हैं आगे। अब जो किंग्स और ट्रेडर्स थे,
अब जो विजयनगर एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा फेमस कैसे था, क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जो काफ़ी ट्रेड के लिए फेमस रहा है हमारा विजयनगर एम्पायर। सबसे पहले देखते हैं कविलरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था उस वक्त लड़ाइयों का। कविलरी क्या होता है? जो घोड़ों पर लड़ाइयाँ होती है, घुड़सवार होते हैं, उनका जो झुंड होता है, जो वो लड़ते हैं घोड़ों पर, उन्हीं को कहते हैं कविलरी। आगे देखते हैं द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस। उस वक्त जो घुड़सवार थे वो अपने घोड़े कहाँ से मंगवाते थे? वो मंगवाते थे अरेबिया और सेंट्रल एशिया से। इसके अलावा जो ज़्यादातर ट्रेड था वो कंट्रोल किनके द्वारा किया जाता था? वो किया जाता था अरब मर्चेंट्स के द्वारा। और विजयनगर एम्पायर में जो लोकल मर्चेंट्स थे, जो हॉर्स के ट्रेड में शामिल हुआ करते थे, ट्रेड किया करते थे हॉर्सेस का, उनको क्या कहा जाता था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें यूपीएससी डायरेक्टली पूछता है। कुदीरई चेतीस, कुदीरई चेतीस, कुदीरई चेतीस कहते थे जो लोकल मर्चेंट्स विजयनगर एम्पायर के डायरेक्टली इन्वॉल्व थे ट्रेड में। इसके अलावा 1498 में पोर्टुगीज आ गए थे, तो वो गोवा के ये कैलिकट पोर्ट के आसपास थे, साउथ में ही थे, तो पोर्टुगीज भी जो इन्वॉल्व होना शुरू हो गए थे विजयनगर एम्पायर के साथ ट्रेड में। अब आगे देखते हैं कि मार्केट कैसी थी विजयनगर एम्पायर की तब। जो विजयनगर एम्पायर की मार्केट थी वो किस चीज़ के लिए फेमस थी? स्पाइसेस, मसालों के लिए, टेक्सटाइल के लिए और प्रीशियस स्टोन्स के लिए। इसके अलावा ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन्स, ये काफ़ी ट्रेड इनका चलता रहता था अरब कंट्रियों के साथ भी। और ये जो रेवेन्यू आता था इन सब चीज़ों से, ये यूज़ किस चीज़ में होता था? ये यूज़ होता था जो डेवलपमेंट थी स्टेट की, विजयनगर एम्पायर की डेवलपमेंट थी उनके लिए। ये है विजयनगर एम्पायर की। साथ साथ मैंने फोटोज लगाई है ताकि आपको आइडिया हो सके कि विजयनगर एम्पायर दिखता कैसे था, क्योंकि जो हमारी विजुअल मेमोरीज होती हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं विजयनगर अंडर द रूल ऑफ कृष्णा देव राय। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे विजयनगर एम्पायर के? वो थे कृष्णा देव राय। अब आगे देखिए, ये जो लास्ट पे रया लगा है ना, इसको आपने याद रखना है। यानी कि जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स थे वो अपने नाम के साथ क्या लगाते थे? रया। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि रयाज कौन थे, तो ये थे विजयनगर एम्पायर के किंग्स, विजयनगर एम्पायर के रूलर्स। ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी पूछ सकता है। जो फर्स्ट डायनेस्टी थी जिसने विजयनगर एम्पायर पे रूल किया था वो किया था संगम डायनेस्टी ने। यानी कि हरिहर और बुक्का किस डायनेस्टी से थे? वो थे संगम डायनेस्टी से। और उन्होंने कब तक रूल किया? 1485 तक। यानी कि ये जो संगम डायनेस्टी थी इन्होंने रूल किया 1485 तक। तो इसके बाद कौन सी आई? संगम डायनेस्टी के बाद आए सलूवाज। तो सलूवाज आए तो वो रहे पावर में 1503 तक। तो उसके बाद आते हैं हमारे कृष्णा देव राय, और वो कौन सी डायनेस्टी से थे? तुलुवा डायनेस्टी से थे। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। हरिहर और बुक्का वो संगम डायनेस्टी से थे और कृष्णा देव राय वो तुलुवा डायनेस्टी से थे, और लगभग 20 साल राज किया, और सबसे फेमस रूलर कृष्णा देव राय ही थे। ये है उनकी फोटो, ये थे कृष्णा देव राय। कृष्णा देव राय के अंडर जो रूल था उनका, विजयनगर एम्पायर ने काफ़ी एक्सपैंड किया, काफ़ी पावरफुल एम्पायर बन गया था। क्यों एम्पायर इतना पावरफुल बना? उनके रूल के अंडर ही उन्होंने हराया था प्रताप रुद्र को। वो थे गजपति डायनेस्टी के, यानी कि उड़ीसा के रूलर थे प्रताप रुद्र, उनको हराया था। उसके अलावा जो डेक्कन के सुल्तान थे, सुल्तान ऑफ बीजापुर, उनको भी 1520 में हराया था। यानी कि विजयनगर एम्पायर के किंग्स को ज़्यादा प्रॉब्लम किससे थी? जो उड़ीसा के गजपति थे और डेक्कन के जो सुल्तान थे, उन दोनों को तो हरा दिया था हमारे कृष्णा देव राय ने। इस वजह से उनके अंडर विजयनगर एम्पायर काफ़ी एक्सपैंड हुआ। इसके अलावा इनके अंडर काफ़ी टेम्पल्स वगैरह का भी निर्माण हुआ। आगे हम देखेंगे कौन कौन से टेम्पल्स थे। जो हमारा गोपुरम है बृहदेश्वर टेम्पल का, वो भी इन्होंने ही बनाया था। अब गोपुरम क्या होता है? गोपुरम होता है, एक तो हमारा हो गया गेटवे, यानी कि जो टेम्पल की एंट्रेंस है उसके ऊपर जो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं गोपुरम। आगे मैंने फोटोज ली है, आपको दिखाऊंगा कि गोपुरम क्या होता है। इन्होंने एक टाउन भी क्रिएट किया था, सब अर्बन टाउनशिप। उसका नाम क्या रखा था? नगालापुरम नाम रखा था क्योंकि उनकी माता का नाम था, उनकी माता के नाम पर ही नगालापुरम उन्होंने उस टाउनशिप का नाम रखा था। तो आपको ये पूछा जा सकता है नगालापुरम का कनेक्शन किस एम्पायर के साथ था? तो वो था विजयनगर एम्पायर के साथ। ये है हमारा बृहदेश्वर टेम्पल और ये है गोपुरम।
ये है एंट्रेंस, ये होती है एंट्रेंस, और एंट्रेंस के ऊपर ये जो हमारा पिरामिडल स्ट्रक्चर है ना, इसको ही कहते हैं गोपुरम। आगे चलते हैं। कृष्णदेवराया की क्वालिटीज क्या थी? गुड मिलिट्री लीडर थे, पोएट थे, पैट्रन ऑफ आर्ट, लर्निंग एंड लिटरेचर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये है अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज, अष्ट का मतलब होता है 8। तो इनका जो रूल था, एम्पायर था, इनके किंगडम में 8 पोएट हुआ करते थे, उनको कलेक्टिवली कहते थे अष्टदिग्गज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तेलुगु फेमस कौन से थे? ये जो अष्टदिग्गज थे, 8 पोएट थे, इनमें से फेमस कौन थे? वो थे अलासानी पेदान। अलासानी पेदान ये कौन थे? तेलुगु के पोएट थे, और इन्होंने क्या लिखा था? मनुचरित। मनुचरित के पोएट थे, ये तेलुगु पोएट थे अलासानी पेदान। ऐसे ही क्वेश्चंस यूपीएससी आपको पूछता है, तो इन नामों का आपने ध्यान रखना है। ये जो अष्टदिग्गज थे, इनमें जो फेमस पोएट थे वो थे अलासानी पेदान, तेलुगु पोएट थे, और किसके ऑथर थे? वो थे मनुचरित के ऑथर। और कृष्णदेव, मैंने आपको बताया, खुद भी एक पोएट थे, राइटर थे। तो इनकी फेमस वर्क कौन सा है? इनका जो फेमस वर्क है वो है अमुकथ मलयाड़। अमुकथ मलयाड़ ये इन्होंने लिखा था तेलुगु में। ये आपको आइडिया होना चाहिए अमुकथ मलयाड़ किसने लिखा था? कृष्णदेवराया ने। सबसे फेमस वर्क उनका यही था। तो चलिए चलते हैं आगे। अब 1529 में कृष्णदेवराया की हो गई डेथ। तो उनका जो सक्सेसर थे वो रूलर्स इतने एफिशिएंट भी नहीं थे, और ऊपर से जो हमारे नायकास कौन थे? नायकास थे जो विजयनगर एम्पायर में मिलिट्री चीफ्स थे, वो उनको कहा जाता था नायकास। तो इन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया, क्योंकि इनको भी पावर चाहिए थी कृष्णदेवराया की डेथ के बाद। तो काफी विद्रोह हो गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली 1542 में एक नई डायनेस्टी आती है। कृष्णदेवराया कौन सी डायनेस्टी से थे? तुलुवा डायनेस्टी से थे। तो 1542 में एक नई डायनेस्टी का विजयनगर एम्पायर पर राज शुरू हो जाता है, वो है अराविडू डायनेस्टी। ये आपने याद रखना है। और जब तक हमारे 17th सेंचुरी तक, जब तक हमारी अराविडू डायनेस्टी ने ही राज किया, जब तक हमारे विजयनगर एम्पायर ध्वस्त नहीं हो गया। आगे देखते हैं। बैटल ऑफ तालीकोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है, इसी ने फेट डिसाइड किया विजयनगर एम्पायर का। अब क्या हुआ? मिलिट्री ambitions ऑफ रूलर्स ऑफ विजयनगर एंड डेक्कन सुल्तान्स रिजल्टेड इन शिफ्टिंग अलाइनमेंट्स। अब क्या हुआ? जब तक तो कृष्णदेवराया थे वो काफी पावरफुल थे, तो जो हमारे उड़ीसा और डेक्कन ऑफ सुल्तान थे वो इतना ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो उन्होंने अब एक तरह की मिलिट्री अलाइंसेस कर दी थी। वो कृष्णदेवराया की पावर को मान चुके थे, तो हमला नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई, इनका जो मोटिव था वो बदल गया, और इन्होंने क्या किया? अटैक कर दिया। इवेंचुअली क्या होता है? इवेंचुअली ये होता है कि ये जो गजपति थे उड़ीसा के और सुल्तान डेक्कन ऑफ सुल्तान थे, ये आपस में मिल जाते हैं, एक मिलिट्री अलायंस कर लेते हैं और विजयनगर एम्पायर पर हमला करते हैं। तो अल्टीमेटली 1565 में बैटल होती है तालीकोट में। तालीकोट बहुत ज़्यादा फेमस बैटल है, बैटल ऑफ तालीकोट। तो ये यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है कि राम रया यहाँ पे रया लगा है, इससे ही आपको पता चल जाना चाहिए ये विजयनगर एम्पायर के किंग थे उस वक्त। तो राम रया इस बैटल में हार जाते हैं। आर्मी जो विजयनगर एम्पायर की थी वो हार जाती है। किससे? कंबाइंड आर्मीज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। ये तीनों आर्मीज कंबाइन होकर विजयनगर एम्पायर पर हमला करती है। राम रया इस पे हार जाते हैं, विजयनगर एम्पायर जो है ध्वस्त हो जाता है। अब क्या होता है? विक्टोरियस आर्मीज सैक्ड द सिटी ऑफ विजयनगर। द सिटी वाज अबैंडन्ड विद इन फ्यू ईयर्स। वो क्या करते हैं? इस पर कब्जा कर लेते हैं, और कुछ ही सालों में इसका जो नामो निशान है विजयनगर एम्पायर का वहां से मिट जाता है। तो क्या होता है? जब डिफीट हो जाती है, अराविडू डायनेस्टी थी, ये जो राम रया थे ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे अराविडू डायनेस्टी से। तो ये भी यहाँ से छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? ईस्ट में चले जाते हैं, ईस्ट में। तो इस वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली विजयनगर एम्पायर और हम्पी जो है बिल्कुल खाली हो जाता है, वहां पे कोई नामो निशान नहीं रहता, बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। किस बैटल के कारण? बैटल ऑफ तालीकोट। अब देखने वाली बात यह है कि सुल्तान और रयास के बीच में क्या शुरू से ही रिलेशन खराब थे? नहीं, क्योंकि कृष्णदेवराया काफी पावरफुल रूलर थे। तो अल्टीमेटली सुल्तान जो लोग थे वो मान चुके थे कि रयास को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अल्टीमेटली सुल्तान जो थे इकट्ठे हो गए और बैटल ऑफ तालीकोट में उन्होंने हमला कर दिया विजयनगर एम्पायर पर। सबसे पहले देखिए कि रयाज और सुल्तान में जो थे
रिलीजियस डिफरेंसेस भी थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे पर हमला नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता था कृष्णदेवराय बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर है। इसके अलावा कृष्णदेवराय ने एक बार यवन किंगडम की स्थापना में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया था। उन्होंने मदद की थी जो सुल्तान थे उनकी यवन किंगडम को एस्टैब्लिश करने में। इस वजह से कृष्णदेवराय को यह भी कहा जाता था एस्टैब्लिशर ऑफ यवन किंगडम, यानी कि टाइम टू टाइम विजयनगर एम्पायर के लोग सुल्तान की मदद करते आए। इसके अलावा 1529 में जब कृष्णदेवराय की डेथ हो गई और नायकाज कौन थे? मिलिट्री चीफ्स, और उन्होंने विद्रोह कर दिया जो अगला रूलर आया था विजयनगर एम्पायर के खिलाफ। तब भी सुल्तानों ने इनकी विजयनगर एम्पायर के जो रूलर थे उनकी मदद की थी। तो अल्टीमेटली क्यों इन्होंने हमला किया? हमला इस वजह से किया क्योंकि राम रया जो थे, राम रया वो बहुत ही गंदा जो था उस वक्त खेल खेल रहे थे। जो हमारे सुल्तान थे डेक्कन के, वो कौन कौन थे? बीजापुर, गोलकंडा, ये जो सुल्तान थे इन सभी सुल्तान को एक दूसरे के खिलाफ क्या कर रहे थे? भड़का रहे थे। तो इसी वजह से ये सारे सुल्तान जो थे अल्टीमेटली इकट्ठा हो गए। उन्होंने विजयनगर एम्पायर पर हमला किया और राम रया को हरा दिया। कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ तालीकोट में। अब आगे देख लीजिए, नायकाज कौन थे? नायकाज थे हमारे मिलिट्री चीफ्स। उनके पास पावर होती थी जो कंट्रोल करते थे हमारे फोर्ट्स को, और इनके पास जो आर्मी वगैरह को कंट्रोल करने की पावर थी। अब ये टाइम टू टाइम क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे हमारे नायकाज। तो फिर क्या हुआ? ये नायकाज कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोलते थे तेलुगु और कन्नड़। जो हमारे मैनी नायकास वर अंडर द कंट्रोल ऑफ किंग्स, ये जो हमारे नायकास थे ये विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के अंडर ही थे, कंट्रोल में ही थे। लेकिन टाइम टू टाइम ये क्या करते थे? विद्रोह कर देते थे, क्योंकि इनको क्या करना था? इनको भी पावर चाहिए थी। पावर सबको पसंद होती है, इस वजह से यह क्या करते थे? विद्रोह करते थे विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के खिलाफ। तो अल्टीमेटली वो रूलर्स इनके खिलाफ एक्शंस लेते थे। तो फिर इनका जो ये जो रेबिलियस नेचर होता था, विद्रोह वाला नेचर होता था, उसको खत्म कर दिया जाता था। आगे देखते हैं अमर नायका। नायकाज और अमर नायका में क्या डिफरेंस था? अमर नायका जो हमारा सिस्टम लिया गया है, ये लिया गया है जो इक्ता सिस्टम था दिल्ली सल्तनत का। अमर नायकाज में क्या हुआ? ये जो हमारे मिलिट्री कमांडर्स थे इनको एक एक टेरिटरीज दे दी गई राया के द्वारा। राया कौन थे? विजयनगर एम्पायर के रूलर। उन्होंने जो मिलिट्री चीफ थे उनको एक डिफाइंड टेरिटरी दे दी, कहा इसको तुम कंट्रोल करोगे, यहाँ से आप टैक्स कलेक्शन लाओ, रेवेन्यू लाओ, जैसे मर्जी इनको संभालो, बस हमें रेवेन्यू चाहिए। हम किंग हैं, हम राया हैं, हमें रेवेन्यू चाहिए, कंट्रोल तुम लोग करोगे, अमर नायकाज कंट्रोल करोगे। तो इसमें से जो रेवेन्यू था उसमें से कुछ ही ये अमर नायकाज अपने पास रख लेते थे, बाकी ये विजयनगर एम्पायर के रूलर्स जो किंग्स थे उनको भेज देते थे और वो विजयनगर एम्पायर को डेवलप करने में यूज करते थे। तो ये थे हमारे अमर नायका। लास्ट टाइम अमर नायका पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि अमर नायकाज कौन थे सीडीएस में, तो ये पता होना चाहिए नायकाज, रयाज और अमर नायकाज कौन थे। अब आगे देख लेते हैं कि वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से थे विजयनगर एम्पायर के पास। कमलापुरम टैंक, ऐसा था हमारा कमलापुरम टैंक। कमलापुरम टैंक जो था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैंक था और 15th सेंचुरी के स्टार्ट में विजयनगर एम्पायर के लोगों ने बनाया था। अब जो जो चीज़ें मैं आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में बताऊंगा ये आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है। कमलापुरम टैंक का किसके साथ रिलेशन था? विजयनगर एम्पायर के साथ था। तो ये आपको पता होना चाहिए। किस लिए यूज़ करते थे? जो फील्ड्स को इरिगेशन के लिए, फील्ड्स की इरिगेशन के लिए, और बट आल्सो टू चैनल वाटर इनटू द रॉयल सेंटर, यहाँ से पानी भी भेजा जाता था। आगे मैं बताता हूँ। ये था हमारा कमलापुरम टैंक, ये फोटोज देख लीजिए कमलापुरम टैंक की। ये था डिस्ट्रीब्यूशन केनाल, टैंक से ही इसको कनेक्ट किया हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन केनाल से। तो यहाँ से पानी जो था सीधा रॉयल सेंटर, रॉयल सेंटर यहाँ पर हमारे जो किंग्स थे उनका मेन किला था, तो यहाँ से पानी जाता था सीधा रॉयल सेंटर में। इसको कनेक्ट किया गया था किसके साथ? कमलापुरम टैंक के साथ। आगे देखते हैं, एक और किनाल बहुत ज़्यादा फेमस था वहाँ का, हीरिया किनाल। इस वजह से फेमस था जो हमारा सेक्रेट सेंटर है। यहाँ पर ही मैं आपको बता दूँ ये सेक्रेट सेंटर क्या है। एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस थी। विजयनगर एम्पायर के लोग ये समझते थे जो सुग्रीव और बाली थे, रामायण के कैरेक्टर्स, वो यहाँ पे रहा करते थे। तो इस वजह से इसको क्या कहा गया? सेक्रेट सेंटर। और अर्बन कोर, जैसे हमारे जो जहाँ पे लोग रहते हैं उसको कहते हैं अर्बन कोर। तो ये जो हीरिया केनाल था ये डिवाइड करता था, इस साइड था सेक्रेट सेंटर और इस साइड क्या था? हमारा अर्बन कोर था।
ये किसने बनाया था? जो संगम डायनेस्टी के रूलर्स थे उन्होंने बनाया था हिरिया कैनाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं किलाबंदी, फीचर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन क्या होती है? किलाबंदी। अब्दुल रजाक जो थे वो आए थे विजयनगर एम्पायर 15th सेंचुरी में, और उन्होंने उन्होंने किन्होंने भेजा था? ये ट्रैवलर थे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अब्दुल रजाक कब आए? 15th सेंचुरी में आए। किसने भेजा था? रूलर थे पर्शिया के, उन्होंने भेजा था उन्हें विजयनगर एम्पायर में। तो उन्होंने काफ़ी तारीफ की थी किलाबंदी की। उन्होंने कहा कि 7 लाइन डिफेंस सिस्टम यूज़ करते थे, 7 लाइन डिफेंस सिस्टम यूज करते थे विजयनगर एम्पायर के लोग। और जो उन्होंने एग्रीकल्चर का लैंड था और फॉरेस्ट थे वो भी उनकी भी किलाबंदी की गई थी, ताकि जब अटैक हो तो उनको फूड की स्कार्सिटी ना हो देखनी पड़े, यानी कि जो फूड की कमी है उनको महसूस ना हो। तो उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड और फॉरेस्ट की भी किलाबंदी की गई थी। जैसे ये है हमारा विजयनगर एम्पायर, और यहाँ पर अगर हमारे एग्रीकल्चर है जहाँ पे वो फूड को ग्रो करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे भी एक डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ था कि कल को अगर घिराव हो जाता है हमारा तो एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि उस वक्त ये काफ़ी फेमस था। किसी पर भी वो अटैक करते थे तो वो क्या करते थे? किले को घेर लेते थे। उस वक्त क्या होता था? वो किले को घेर लेते थे, तो उन्हें पता था कि जो अंदर लोग हैं वो अल्टीमेटली हार क्यों मान जाएंगे, उनके पास जो खाने पीने का सामान है जब वो खत्म हो जाएगा। ये है हमारा पूरा किला। अगर वो कोई भी अटैक कर रहा है और इसको चारों ओर से घेर लेता है और अंदर फूड जो है वो खत्म हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो हार मानने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसी वजह से विजयनगर एम्पायर के लोगों ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया था। उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर जो लैंड है उसकी भी किलाबंदी की गई थी, यानी कि कल को अगर बाहर से घिराव होता भी है, कोई फॉरेन के लोग अटैक कर भी देते हैं, उन पर अटैक किया जाता है, एग्रीकल्चर लैंड उनके पास होगा, तो उनके पास अगर खाने पीने की कमी नहीं होगी तो उन्हें सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। तो इसी वजह से उनकी किलाबंदी जो 7 लाइन डिफेंस सिस्टम था उसकी काफ़ी जो थी प्रेज की थी अब्दुल रजाक ने, जो आए थे जिनको भेजा था पर्शिया के रूलर ने। अब विजयनगर एम्पायर में दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, दो बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस थी। एक था ऑडियंस हॉल और एक था महानवमी डिब्बा। अब जो ऑडियंस हॉल था ये एक तरह का हाई प्लेटफॉर्म था, और रेगुलर इंटर पर क्या था? वुडन पिलर्स लगे हुए थे, और स्टेयर केस था। स्टेयर केस कैसा होता है? जो हमारा स्टेयर्स होती हैं, जैसे हमारी स्टेयर्स है वो क्या है? ऊपर को जाते हैं, स्टेप्स बने होते हैं। तो उसी तरह ऑडियंस हॉल में स्टेप्स बने हुए थे, और इंटरवल पर थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद वुडन पिलर्स लगाए हुए थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस हॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए। और महानवमी डिब्बा क्या था? महानवमी डिब्बा, इसका देखिए बेस, यानी कि बेस ही 11,000 स्क्वायर फीट था, और इसकी हाइट कितनी थी? हाइट थी 40 फीट। आगे देख लेते हैं लोटस महल, विजयनगर एम्पायर में काफ़ी फेमस था, ये आपको पता होना चाहिए। और जो हमारे मैकेंजी थे, कॉलिन मैकेंजी थे, उनका मानना था कि जो किंग अपने एडवाइजर्स के साथ मीटिंग करता होगा वो यहाँ पे लोटस महल में करता होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि लोटस महल का कनेक्शन किस एम्पायर के साथ था। इसके अलावा महानवमी का फेस्टिवल जो था विजयनगर एम्पायर के लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते थे। महानवमी मैंने आपको बताया है, विजयनगर एम्पायर के लोग विरूपक्ष को काफ़ी मानते थे। उनका मानना था विरूपक्ष जो है वो शिवजी के अवतार हैं। इसी वजह से महानवमी फेस्टिवल सितंबर और अक्टूबर के महीने में वो काफ़ी धूमधाम से मनाया करते थे। और महानवमी डिब्बा, इसका जो था प्लेस रहती थी महानवमी डिब्बा, जो मैंने बिल्डिंग आपको पहले बताई है, काफ़ी फेमस बिल्डिंग थी विजयनगर एम्पायर की, क्योंकि काफ़ी हाइट पर था। तो ये जो फेस्टिवल मनाया जाता था वो वहीं पर मनाया जाता था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भैंस, जो हमारी भैंसें होती है, बफेलोज होती हैं, उनको उनका बलिदान दिया जाता था इस महानवमी के फेस्टिवल में, ये भी आपको पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं और बिल्डिंग जो थी हजारा राम टेम्पल, ये भी विजयनगर एम्पायर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आगे भी डायरेक्टली इससे पूछा जा सका है क्वेश्चन कि हजारा राम टेम्पल का संबंध किस एम्पायर के साथ था, तो ये था विजयनगर एम्पायर के साथ। ये था हमारा हजारा राम टेम्पल।
आगे देख लेते हैं सेक्रेड सेंटर के बारे में। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे माना जाता था रामायण के जो करैक्टर थे बाली और सुग्रीव वो यहाँ पर रहा करते थे। इसके अलावा सेक्रेड सेंटर की एक और बात थी, जो पंपा देवी थी, माना जाता है कि शिवजी को विरूपक्ष को खुश करने के लिए उन्होंने जो यज्ञ किया था, तपस्या की थी, वो भी यहीं पर की थी। इस वजह से इसको क्या कहा जाता था, सेक्रेड सेंटर। आगे देखते हैं और फीचर्स क्या थे। और जो हमारे फीचर्स थे विजयनगर टेम्पल के, सबसे पहले विजयनगर एम्पायर के, वो आपको पता होना चाहिए। ये जो रॉयल ऑर्डर्स थे, यानी कि जो हमारे किंग थे विजयनगर एम्पायर के, वो जो भी अपना फैसला या कोई भी ऑर्डर दिया करते थे उस पर साइन किसके होते थे, उस पर जो साइन होते थे वो विरूपक्ष के होते थे। वो नीचे लिखते थे बाय विरूपक्ष। तो यहां से आपको पता चलना चाहिए कि वो विरूपक्ष की कितनी इंपॉर्टेंस थी विजयनगर एम्पायर में, और किस लैंग्वेज में वो ऑर्डर्स दिया करते थे। वो दिया करते थे कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए। और जो हमारे टेम्पल बनाए थे विजयनगर एम्पायर के किंग्स ने, क्यों बनाए थे, वो इस वजह से बनाए थे कि वो दिखाना चाहते थे जो किंग है और देवी देवता है उनके बीच में एक कनेक्शन है। और दूसरी चीज, जो विजयनगर एम्पायर के लोग थे वो विरूपक्ष के नाम पर ही राज्य को चलाते थे, भगवान को काफी मानते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो ऑर्डर्स भी देते थे उसके नीचे भी लिखा होता था बाय विरूपक्ष, और किस लैंग्वेज में, कन्नड़ भाषा में। अब आगे कुछ हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। अमुक्ता मल्याड़। अमुक्ता मल्याड़ ये क्या था, ये कृष्णा देव रया ने जो स्टेट क्राफ्ट कंपोज किया था तेलुगु भाषा में, उसका नाम था अमुक्ता मल्याड़। ये हमने लेक्चर के स्टार्ट में किया था, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। अमर नायिकाज हमने पढ़ा था। अमर क्या होता है, अमर जो है संस्कृत वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका नाम है समर, यानी कि मीनिंग बैटल और वॉर। इसी वजह से अमर का नाम क्या था। जो हमारे अमर नायिकाज थे वो कौन से थे, वो थे मिलिट्री चीफ। इसके अलावा यवन, यवन क्या है, यवन एक संस्कृत वर्ड है यूज फॉर द ग्रीक्स एंड अदर पीपल्स हु एंटर द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। जो लोग नॉर्थ वेस्ट से आए थे इंडिया के अंदर, जो हमारा नॉर्थ, ये है हमारा नॉर्थ, यहाँ पे है हिमालयाज, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट से जो लोग इंडिया में घुसे थे उनको कहा जाता है यवन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा डोमिंगो पाइस, डोमिंगो पाइस ने, जो हमने बात की थी ऑडियंस हॉल की और महानवमी डिब्बा की, उन्होंने इन दोनों को, इन दो बिल्डिंग्स को टुगेदर क्या कहा था, टुगेदर कहा था हाउस ऑफ विक्ट्री। क्यों कहा था, इसका मेन कारण यही था, ये बिल्डिंग्स काफ़ी ऊंचाई पर थी और जब ये विजयनगर एम्पायर के लोग खुश होते थे या कोई विक्ट्री की सेलिब्रेशन करनी होती थी तो यहाँ पर ही करते थे। इस वजह से ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा को इन्होंने कलेक्टिवली कहा था हाउस ऑफ विक्ट्री। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मंडप, मंडप भी था, वो भी विजयनगर एम्पायर का काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था। मंडप क्या है, जहां पे आजकल जो हिंदू लोग हैं शादी करते हैं, उसी स्ट्रक्चर को, वो स्ट्रक्चर विजयनगर एम्पायर में भी था, मंडप। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा देख लेते हैं कौन कौन से ट्रैवलर्स जो थे विजयनगर एम्पायर में आए थे। एक तो मैंने अब्दुल रजाक के बारे में आपको पहले ही बता दिया था। अब्दुल रजाक कहाँ से आए थे, पर्शिया से। अब्दुल रजाक आए थे पर्शिया से। इसके अलावा एक इटालियन ट्रेडर आए थे, निकोलो डी कॉन्टी, निकोलो डी कॉन्टी। ये जो जब विजयनगर एम्पायर में आए थे तो इन्होंने ही बताया था कि जो हमारे विजयनगर एम्पायर के लोग हैं काफ़ी सिंपल हैं, काफ़ी सिंपल घरों में रहते हैं और यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग भी पाए जाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू रिलीजन ही डोमिनेटिंग है, यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम धर्म को भी मानते हैं। इसके अलावा अफांसी निकीतिन, अफांसी निकीतिन आए थे, ये आए थे रशिया से। तो ये तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, जो तीन ट्रेडर्स जो यहाँ पर आए थे विजयनगर एम्पायर में। इसके अलावा पोर्टुगीज ट्रैवलर्स, मैंने आपको बताया 1498 में पोर्टुगीज इंडिया में आ चुके थे, तो वो विजयनगर एम्पायर के साथ ट्रेड करना चाहते थे। तो इसलिए काफ़ी ट्रैवलर्स जो थे जो विजयनगर एम्पायर में आए थे, उनमें से जो तीन थे वो काफ़ी फेमस है, दोराइत बरबोसा, डोमिंगो पाइस, फनाए नूनीज। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डोमिंगो पाइस, क्योंकि इन्होंने जो हमारा ऑडियंस हॉल था और महानवमी डिब्बा था, इसको कलेक्टिवली क्या कहा था, सिटी ऑफ विक्ट्री। तो इसी पर नाम पड़ा था हमारा विजयनगर एम्पायर का, विजयनगर। तो चलिए, ये था हमारा विजयनगर एम्पायर के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
तो जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ।